आज हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 बोले तो नॉर्मल कहानी सुनाता हूँ। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि इफ़ जैसे मुझे मेरे अल्ट्राटेक वाले एग्जाम्पल में हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या है, और गलती बेसिकली कुछ भी नहीं थी। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और आज हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 बोले तो ऑप्शंस के बिल्कुल ही बेसिक्स पे हम बात करने वाले हैं। बेसिक्स के साथ इंक्लूड होगा कि ग्रीक्स क्या होती हैं, ऑप्शन में स्ट्राइक्स आपको कौन सी चूज करनी चाहिए अगर आप बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग कर रहे हो। एंड ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके पहले का जो भी नीडेड होता है, जैसे कि चार्ट रीडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, एवरीथिंग उसके पहले का हम पढ़ चुके हैं। तो हमने मार्केट में दिशा कैसे फाइंड करें, मार्केट में डायरेक्शन कैसे क्रिएट करें, मार्केट में अपना बायस कैसे क्रिएट करें, ये सारी चीज़ तो आपने सीखी। पर अब उस चीज़ का यूज कैसे करोगे? तो उसको यूज करने के लिए अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग मेथड के आउट जाके जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है वो क्या है? ऑप्शंस। तो आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं, उनको हम डील कैसे कर सकते हैं, मेन उनका डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज हो सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट ऑप्शंस आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं और ये क्यों आए, क्यों इंट्रोड्यूस हुए। तो देखो, सबसे पहले ना हम जो सबसे बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा बोले तो कि अगर आप एक मार्केट में कुछ भी पैसे लगाना चाहते हो, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, जो भी पैसे आप लगाना चाहते हो आप एज ए इन्वेस्टर ही लगा सकते थे पहले के ज़माने में। मतलब कि आप जाके आपको रिलायंस खरीदना है, आप रिलायंस खरीद सकते थे, आपने जो पैसे दिए उतने शेयर्स रिलायंस के आ जाएंगे, जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा। दिस इज सिंगल हैंडल, लाइक आप डायरेक्ट पैसा दिया, कैश में खरीदी चीज, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई लेवरेज मिला नहीं। अब मान लो अगर आपने रिलायंस खरीदा भी है, तो रिलायंस को खरीदने के बाद आपको मेनली उसमें प्रॉफिट कब होने वाला है? मेनली प्रॉफिट तब होने वाला है जब आपका खरीदा हुआ रिलायंस का प्राइस, जो कि फॉर एन एवरेज प्राइस में मान लेता हूं 2,000 रुपए का है, और आपने उसको 5 लाख रुपए का खरीदा है, तो आपको प्रॉफिट तभी होने वाला है जब वो 2,000 रुपए के ऊपर जाए प्राइस। करेक्ट है ना? तो आप सेफ हैं, आपको कोई डर नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। बट व्हाट अबाउट जब वो नीचे को आए? अगर वो 2,000 रुपए से 1,000 रुपए पे आ गया, तो आपके पास क्या कोई सेफ्टी है? नो, आई डोंट थिंक सो आपके पास कोई सेफ्टी है। तो उस चीज के हेजिंग प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आप बोल लो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए, हमारे पास ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑप्शंस वर ऑलवेज अबाउट हेजिंग। क्योंकि आप अगर हेज फंड्स की बात करें या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की बात करें, तो जब हम कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई हेज फंड है, वो लोगों के करोड़ों अरबों रुपए संभाल रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं, उसको कैसे वो हेज कर, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि कोई भी अनहोनी मार्केट के अंदर किसी भी वक्त हो सकती है, और उस अनहोनी से बचने के लिए हम एक प्रोटेक्शन का यूज करते थे, जो कि था हेजेस। और हेजेस क्रिएट करने के लिए मार्केट में ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी भी आप देखोगे इस वक्त जब हम कोई कॉल या पुट जो भी बेचते हैं, तो उसके अगेंस्ट में एक हेज बाई कर लेते हैं इन एन ऑप्शन, जिसकी वजह से हमें एक लिमिटेड लॉस हो, या फिर वो लॉस हो जो हमें पता है या हम फिर जानते हैं। अनलिमिटेड लॉस के फैक्टर को हटाने के लिए हेजिंग प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, एंड दैट वाज बेसिक वर्क ऑफ ऑप्शंस। बट क्या इस वक्त ये चीज हो रही है? नो। इस वक्त हमने ऑप्शंस को बिल्कुल ही ट्रेडिंग का एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट मान लिया है, हम उनको ट्रेड करने लगे। ऑप्शंस को पहले जस्ट बाई किया जा सकता था अगेंस्ट में कि हमें हेजिंग प्रोवाइड हो, बट अब हम उसको सेलिंग, बाइंग, स्ट्रेटजी, कैलेंडर और पता नहीं क्या क्या उसके साथ हम क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम उस फेज में जाने वाले हैं, तो हम उसी चीज को पढ़ेंगे। हम ये इन्वेस्टर वाला पार्ट यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे आते हैं सेकंड पार्ट में कि अब ऑप्शंस होते क्या क्या हैं। तो ऑप्शंस इस वक्त, अगर मैं नई डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताऊं, तो ऑप्शन इस वक्त हाईली लेवरेज्ड प्रोडक्ट है मार्केट का। हाईली लेवरेज्ड प्रोडक्ट मतलब कि वही रिलायंस जो आपको 5 लाख रुपए का जितनी क्वांटिटी मिलने वाला था, ऑप्शन के थ्रू आप सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में बाई कर सकते हो, वो भी एक बहुत ही चीप प्राइस के अंदर। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ, ये हो गया एक लेवरेज प्रोडक्ट। मैं अभी आपको ना स्क्रीन पे सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वी हैव 2 ऑप्शंस जो अभी हम ट्रेड करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, दैट इज कॉल एंड पुट। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जिन्हें हम सी और पी भी बोलते हैं। सी और पी क्यों? सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। सिंपल, सी और पी हम उनको बोल के रखते हैं और उन्हें हम बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो अभी देखो, आप स्क्रीन पे आ जाए, स्क्रीन पे देखते हैं हम कि कॉल इस वक्त
अगर हम कॉल के बारे में बात करेंगे, कॉल को बाई और सेल कब किया जाता है और ये इसका मेथड क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको हम लेवरेज प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, मैं अभी बहुत ही बेसिक पार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अभी हम ग्रीक्स के अंदर एंटर करेंगे और स्ट्राइक्स के अंदर एंटर करेंगे, इवन वॉल्टिलिटी क्या होती है सब कुछ एंटर करेंगे, बट मैं अभी बेसिक पे रहता हूँ कि देखो एक चीज हो गई कि आप डायरेक्ट बाई करो किसी चीज को। तो जैसे अगर मैं इस वक्त आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, नॉर्मल क्वेश्चन, तो हमारे निफ्टी का लॉट साइज है एक, वो है 50, करेक्ट है। ये निफ्टी का लॉट साइज है, इसको याद रखना, साइड में रख लो। अगर मैं निफ्टी को एक स्टॉक समझूं, निफ्टी को एक स्टॉक समझूं, तो अगर मुझे एक निफ्टी भी बाई करनी है तो कितने रुपए की है, 20,000 रुपए की, करेक्ट। एक बाई करनी है मुझे तो मुझे 20,000 रुपए देने पड़ जाएंगे एक के लिए। अगर मुझे 50 बाई करनी है तो 50 बाई करनी है तो क्या होगा, मुझे 10 लाख रुपए लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक लॉट अगर मुझे एक्चुअली में निफ्टी को बाई करना है तो मुझे 10 लाख रुपए लगेंगे, 10 लैक्स। ओके, मैं जस्ट एक एग्जांपल वैल्यू आपको बता रहा हूं, 10 लाख रुपीस। पर क्या सेम वैल्यू, जो सेम मैं चीज पाना चाह रहा हूं, क्या वो सेम चीज मुझे फ्यूचर में लगेगी? फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, FNO। तो फ्यूचर में मेरे कितने रुपए लगने वाले हैं एक लॉट निफ्टी को बाई करने के लिए, सेल करने के लिए? आई थिंक 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.8 1.5 लैक्स, वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, मार्जिन डिपेंड करता है, बट कितने लगने वाले? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास। एक्चुअली में उसकी कीमत कितनी है? 10 लाख 11 लाख रुपए होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि मुझे फ्यूचर को बाई या सेल करते वक्त क्या मिलता है? लेवरेज। तो फ्यूचर एक लेवरेज प्रोडक्ट हो गया जो कि मुझे इस वक्त X5 तक लेवरेज प्रोवाइड कर देता है, करेक्ट। सेम काम जो मैं 10 लाख रुपए में निफ्टी में डायरेक्ट कैश में करूंगा, वही सेम काम मैं शायद 2 लाख रुपए में फ्यूचर के थ्रू कर सकता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं सेम काम के लिए ऑप्शंस में। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ये 20,500 पे जाने वाली है और मैं फ्यूचर बाई करता हूं तो मेरे 2 लाख रुपए लग रहे हैं, मैं डायरेक्ट बाई करता हूं तो मेरे 10 लाख रुपए लग रहे हैं। बट अगर मैं इसी का निफ्टी का कोई कॉल बाई कर लेता हूं, कॉल समझ लो कि मैं बाई कर लेता हूं 20,000 का कॉल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 20,000 की स्ट्राइक का कॉल, स्ट्राइक अभी मैं आपको समझाऊंगा। 20,000 की स्ट्राइक का कॉल बाई कर लेता हूं, एक लॉट ही, 50 क्वांटिटी एक लॉट। इसकी कीमत इस वक्त होगी, मतलब एवरेजन में समझ रहा हूं, मान लो इसकी कीमत 100 रुपए है। आपको पता है कितने रुपए लगे? आपके सिर्फ 5,000 रुपए लगे सेम सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन क्रिएट करने के लिए। यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी मार्केट अगर ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट देगी, फ्यूचर में भी अगर मार्केट ऊपर जाती तो आपको प्रॉफिट देती, डायरेक्ट कैश में भी अगर मार्केट ऊपर जाती तो आपको प्रॉफिट देती। तीनों सिनेरियो में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हो सकता है कॉल बाइंग वाले सिनेरियो में आपको कम प्रॉफिट हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवरेज पार्ट कि कॉल ऑप्शन में आपके सिर्फ 5,000 रुपए लगने वाले हैं, फ्यूचर में आपके 2 लाख रुपए लगने वाले हैं और इन हैंड कैश में आपके 10 लाख रुपए लगने वाले हैं। इमेजिन द डिफरेंस की ऑप्शंस में कितना ज्यादा लेवरेज होता है। अगर आपने ये कॉल ऑप्शन बाई किया है और आप यहां पे गलत हो तो ये सीधे का सीधा जो भी अमाउंट आपने यहां पे डिप्लॉय किया है वो सारा का सारा अमाउंट आप लूज कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर के अंदर क्या होगा, जितने पॉइंट्स ये मार्केट गिरेगी उतने पॉइंट्स का आपका लॉस होगा। और डायरेक्ट कैश के अंदर जो कि हो नहीं सकता, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, उसमें आपको उतने ही पॉइंट्स का लॉस होगा जितने पॉइंट्स मार्केट गिरेगी। पर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें रिलाई करती हैं, थीटा, गामा, डेल्टा, वीगा, आईवी, बहुत सारी चीजें रिलाई करती हैं जिसपे इसका प्रीमियम प्राइस जो ये 100 रुपए है जो आपने पे किया है ये डिपेंड करता है। और यही सारी चीजें हमें आगे जाके पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शंस बहुत ही लिवरेज प्रोडक्ट है और इनका यूज बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, जो कि आज के जमाने में इतना आसान हो गया है कि गली से मतलब आलू खरीदने के बराबर हो गया। ऑप्शंस मतलब हमने ऐसे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है कि हम भूल चुके हैं कि मेन उनका पर्पस क्या था, हम भूल चुके हैं कि मेनली उन्हें कितना रिस्क है उसके अंदर, हमें कितना सिक्योरिटी के साथ उस चीज़ को करना चाहिए, ये चीज़ हमने भुला दी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल दोनों साइड की चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ प्रॉफिटेबल हैंड की साइड आती है, क्या इसमें नेगेटिव पार्ट है, हमें दोनों जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, डन। तो हम यहाँ पे थे कि हमारे पास दो चीजें हैं, कॉल और पुट। कॉल और पुट को हम बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो बाई हो रहा है तो किसी ने तो सेल मारा होगा ना। अगर मैं कॉल को बाई कर सकता हूं तो किसी न किसी को उसको सेल मारना होगा और ये एक जीरो सम गेम है। अगर एक कॉल बायर को प्रॉफिट हो रहा है
तो एक कॉल सेलर को वहां पे लॉस हो रहा होगा। सिमिलर जाता है पुट के लिए, अगर किसी पुट बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो एक पुट सेलर को लॉस हो रहा होगा, और ये हैंड इन हैंड चलता रहता है। कहीं पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बायर्स ज्यादा हैं सेलर्स कम है, नहीं, ये इक्वली होता है और ये एक जीरो सम गेम है, नेट टू नेट। ओके, मैंने कमाया तो दूसरे ने खोया होगा, पक्की बात है। क्लियर है, यहां तक हम पहुंच गए। कॉल को हम बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। कॉल को बाइंग की साइड से जितनी भी डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिलेंगी वो बाइंग को एक मायने में रखते हुए लिखी गई हैं और मायने में रखते हुए आपको समझाई गई हैं। तो मैं भी ज़्यादातर चीज़ें जो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा मैं उसको बाइंग के तौर तरीकों के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एंड देन आई विल इंक्लूड सेलिंग, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए कि इस वक्त क्या चलने लगा है, ठीक है। ओके, तो अब मैं सिंपली समझाता हूँ कि कॉल और पुट की वैल्यूएशन क्या है यहाँ पे। मेनली अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप दोनों चीजों को कैसे यूज कर सकते हो। पहला, अगर आपको सिर्फ इस बात का डर है कि मार्केट क्रैश कर सकती है तो मोस्टली लोग पुट को बाई करके रखते हैं। पुट बेसिकली कब इंक्रीज होता है, पुट की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, जब मार्केट गिरती है। पुट बेसिकली डाउन साइड के बायर्स के लिए एक वो हो गया प्रॉफिट मेकिंग थिंग। मार्केट अगर गिरेगी तो इन्वेस्टर को उसकी मेन कैश की कमाई में घाटा हो सकता है, बट जो उसने पुट बाई कर रखा है इस जगह पे वो पुट भी अपनी वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, जिससे उसका लॉस थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। मतलब जहां उसको 100 रुपए का लॉस होने वाला था वहां उसको अब शायद 15-20 रुपए का ही लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि 80 रुपए पुट ने कमा के उसको दे दिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड हेजिंग। तो इन्वेस्टर मोस्टली किसकी हेजिंग का मेन मायने रखते हैं, पुट की हेजिंग का। पर कई लोग क्या करने लगे हैं, कई लोग साथ में कॉल्स भी बेचते हैं। मतलब उन्होंने अगर 2000 रुपए का रिलायंस बाई किया है 2000 रुपए पे, तो वो क्या सोचते हैं कि अगर गिरा तो कोई बात नहीं, चलो एक पुट बाई कर लेते हैं 1900 स्ट्राइक का, ठीक है। पर एक काम करते हैं, 2500 स्ट्राइक वाला कॉल भी बेच देते हैं। ये रिलायंस अभी 2500 तो जाने ही नहीं वाला ना, तो अगर ये 2500 जाएगा नहीं तो ये जो कॉल है ये एक्सपायर हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब का गेम मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ क्या होता है। एंड आई नो ये बिल्कुल बेसिक शायद आपको ना लगे कि, पर जो इस वक्त की अभी नीड है, जो नॉलेज की अभी आपको नीड है, मैं वो पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज कॉल ऑप्शन, क्योंकि वो आपके कहीं आने नहीं वाला यूजफुल आपको तभी ये चीज़ जब आप चीज़ को समझो, आप बाई और सेल क्यों करने वाले हो, कब करने वाले हो, क्यों करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे कॉल बेच के वो क्या करता है, यहाँ पे अगर उसको 2-3 रुपए भी मिल जाते हैं ऑप्शंस के, उसको भी खाने का ट्राई करता है थीटा डिके के तौर पे, जिससे वो यहाँ से भी कमा सके, यहाँ से भी कमा सके, और जो इसका स्टॉक है उससे भी कमा सके। कई सारे तौर तरीके हैं इन ऑप्शंस के साथ खेलने के। क्लियर है? इन्हें हम कवर्ड कॉल, सिक्योर्ड पुट, बहुत सारी सिनेरियो और बहुत सारी स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड किया जा सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो अब एक नेक्स्ट चीज समझते हैं। अभी हमने समझ लिया कॉल और पुट क्या होता है, इन्हें बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनमें एक पार्ट होता है बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स। आप किसी कॉल को बाई नहीं करते या किसी पुट को बाई नहीं करते, आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शंस की कोई ना कोई स्ट्राइक को बाई करते हो जो कि कॉल और पुट के अंडर आती है। तो कॉल्स और पुट दोनों में 3 तरीके की स्ट्राइक होती है, उनको अभी हम एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। ये रहा कॉल साइड, ये रहा पुट साइड। 3 तरीके की स्ट्राइक होती हैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। देखो ये 3 तरीके के स्ट्राइक हैं। इन तीनों स्ट्राइक में मैं ये भी समझाऊंगा कि आपको किस तरीके की अब यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके लिए हम सिंपली चल लेते हैं। कहां पे जाएंगे हम? तो अभी आप देखो यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ना एक ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। ऑप्शन चेन बेसिकली जहाँ पे इस वक्त रनिंग में सारी स्ट्राइक्स कहाँ पे हैं, क्या चल रहा है, एट द मनी में कौन सा है, इन द मनी में कौन सा है, आउट ऑफ द मनी में कौन सा है, ये सब कुछ एक चार्ट पे आपको एक टेबल पे दिख जाता है। ये वो फ्रेम है। यहाँ पे आप देखो एक चीज सिर्फ नोटिस करो, इस साइड में आपके कॉल्स हैं, इस साइड में आपके पुट्स हैं। ध्यान से देखना, कॉल और पुट्स। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कॉल्स का अगर हम बाइंग करते हैं, बाइंग के सेटअप से हम समझेंगे, ठीक है। कॉल अगर मैंने बाई किया है, मैं सिंपली चाहता हूं कि मार्केट ऊपर आए। मैंने अगर पुट बाई किया है तो मैं सिंपली चाहता हूं कि मार्केट नीचे आए। सिंपल सिंपल, इंडिविजुअल ट्रेडर की तरह समझ रहे हैं। कॉल बाई मतलब मैं चाहता हूं मार्केट ऊपर आए, पुट बाई मतलब मैं चाहता हूं जिस इंस्ट्रूमेंट का भी मैंने पुट बाई किया है वो नीचे आए। क्लियर? ओके, यहां पे हम सबसे पहले समझते हैं एट द मनी। सबसे सिंपल, वो प्लेस या वो स्ट्राइक जहां पे मार्केट इस वक्त खड़ी है, बिल्कुल वही स्ट्राइक जहां पे मार्केट है
उस स्ट्राइक को हम एट द मनी कहते हैं। इस जगह पे एट द मनी स्ट्राइक कहाँ पे है, ये रही 19,550, 19,550 इज एट द मनी स्ट्राइक फॉर बोथ कॉल एंड पुट्स। इसको देखो ग्रीन उससे दर्शाया गया यहाँ पे चार्ट में, आप देखो ये स्ट्राइक पूरी की पूरी, ये रहा अपना कॉल साइड, ये रहा अपना पुट साइड, इसको दर्शाया गया है एट द मनी स्ट्राइक की तरह। क्यों? क्योंकि इस वक्त मार्केट 19,550 के आसपास घूम रही होगी। क्लियर है, करेक्ट है। अब यहाँ पे समझने की मेन बारी आती है कि एट द मनी तो आपको समझ आ रहा है, एज पर द मीनिंग भी एट द मनी का मतलब ये होता है मार्केट वहां पे है या नहीं। अगर मार्केट एट द मनी में वहां पहुंच चुकी है तो बेसिकली एट द मनी का मीनिंग है मार्केट खड़ी है उस प्लेस पे। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे पे, इन द मनी। इन द मनी आप सिंपल इतना समझो कि वो ऑप्शन स्ट्राइक जो ऑलरेडी मार्केट क्रॉस कर चुकी है, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आती है, उस स्ट्राइक को इन द मनी कहेंगे फॉर बोथ साइड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन अगर इस वक्त मार्केट 19,550 पे है और मैंने बाई किया 20,000 का ऑप्शन, तो क्या होगा? क्या मार्केट उसको क्रॉस कर चुकी है? नहीं, क्योंकि 20,000 अभी मार्केट आएगी। मार्केट क्रॉस किन किन को कर चुकी है? 19,550 के नीचे के सारे स्ट्राइक्स के, कॉल स्ट्राइक्स को मार्केट क्रॉस कर चुकी है। तो 19,500, 19,450, 19,400, 300, 200, ये सारे कॉल स्ट्राइक्स को मार्केट पार कर चुकी है। मार्केट इनके ऊपर है ऑलरेडी। इसका मतलब मैं उस कॉल स्ट्राइक को चूज कर रहा हूं जिस पे मार्केट को आना नहीं है, मार्केट निकल चुकी है। तो वो सारे स्ट्राइक्स इन द मनी कहलाती हैं। आउट ऑफ द मनी मतलब आउट ऑफ द मनी, फार ऑफ द मनी। इसका मतलब ये है कि जहां पे मार्केट अभी पहुंचने वाली है, पहुंची नहीं है। कॉल की साइड के लिए मतलब ऊपर, पुट की साइड के लिए मतलब नीचे। तो अगर 19,550 के पास मार्केट है तो इसके ऊपर के सारे कॉल्स कैसे कहलाएंगे? आउट ऑफ द मनी, जहां मार्केट अभी ट्रेवल करेगा, गया ही नहीं है। पुट साइड में सारे के सारे ऑप्शंस जो 19,550 के नीचे हैं, मार्केट वहां नीचे अभी गिरेगी, गिरी नहीं है, वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। और इनके जस्ट अपोजिट साइड में जहां पे मार्केट ट्रेवल कर चुकी है वो इन द मनी कहलाएंगे। यहां पे आप देखो जो डार्कर साइड है, ये पूरी डार्कर साइड कॉल की, ये इन द मनी कॉल्स हैं। ये डार्कर साइड पुट की, ये इन द मनी पुट्स है, इन द मनी पुट्स। एंड ये ग्रीन एट द मनी है और ये पूरा व्हाइट पार्ट क्या है? आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब मैं आपको इसको और सिंपलर कर देता हूं। आउट ऑफ द मनी मतलब जहां पे अभी चीज को आना है वो सिंपली लो प्रीमियम स्ट्राइक्स कहलाती है। मतलब वहां पे मार्केट अभी पहुंची नहीं है, वहां पे मार्केट को आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, और वो आउट ऑफ द मनी, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर थीटा वगैरह सब कुछ उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ लो कि ये जो व्हाइट एरिया है आउट ऑफ द मनी वाला, ये एकदम गरीबी खान एरिया, मतलब यहाँ पे वो चीजें पड़ी हुई हैं जिनकी वैल्यू ऑलरेडी चीप है। चीप ऑप्शंस इज आउट ऑफ द मनी। एट द मनी ऑप्शन बिल्कुल फ्लैट है, वो एक तरीके से उसकी वैल्यूएशन एकदम बिल्कुल कट टू कट होती है, जो होनी चाहिए, थोड़ी सी थीटा वैल्यू उसके अंदर रहती है। ठीक है, पर जो इन द मनी है, जहां से मार्केट गुजर चुकी है, उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रीमियम्स ऑलरेडी एडेड है और थीटा भी उसके साथ चलने वाला है और स्ट्राइक की इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपको वहां पे मिलने वाली है। ये चीज इंक्लूड होने की वजह से इन द मनी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, अब इस पार्ट के बाद मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले कि किसी भी स्ट्राइक की जो प्रीमियम है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू चुनता हूं। तो यहाँ पे आप चलो देखो कि ये 19,500 है, मान लो मैं राउंड फिगर इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी समझ में आए। ये 19,500 है। ठीक है, 19,500 का जो कॉल है वो इस वक्त 126 रुपए का है। ठीक है, 19,550 का जो कॉल है वो इस वक्त 100 रुपए का है एग्जैक्ट। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है, 100 रुपए का एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आप समझो, मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। 19,550 यहाँ आते हैं, 19,550 इसके जो कॉल की वैल्यू है वो इस वक्त है 100 रुपए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज नॉर्मल समझा देता हूं। कोई भी आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन या एट द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी दोनों ऑप्शंस जीरो हो जाते हैं अगर मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाती बिफोर एक्सपायरी, मतलब ऑन एक्सपायरी डे अगर वो क्रॉस नहीं होती है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस की वैल्यूज बचती हैं। इस वक्त अभी मार्केट एक्सपायर नहीं हुई, नॉर्मल मार्केट चल रही है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। 19,550 पे एट द मनी है, मतलब मार्केट कहाँ खड़ी हुई है? 19,550 पे। ठीक है, ये एट द मनी है। इसके कॉल की कीमत अभी इस वक्त 100 रुपए है। इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या होनी चाहिए
किसी भी एट द मनी या आउट ऑफ द मनी की एक्चुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी कितनी होगी? 0। इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वैल्यू, देखो मैं आपको समझाऊं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। जैसे कि 19,000 है, ठीक है, और ये 19,500 है। मैं आपको समझाता हूँ। 19,000 का जो कॉल की वैल्यू है, अगर वो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, तो 19,100 की कितनी होगी? 200 रुपए। उसके बाद 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए। तो आपको समझ आता हूँ कि 19,500 जो है उसकी वैल्यू 600 रुपए है, और ये होनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्राइक के डिफरेंस से कैलकुलेट हुई है, स्ट्राइक के डिफरेंस से कैलकुलेट हुई है। और अगर इस वक्त 19,550 की वैल्यू, अगर मैं कॉल की बोल रहा हूँ, वो 100 रुपए है, और ये एट द मनी में आता है, अगर यही चीज इन द मनी में आती ना, कि मार्केट अभी 19,650 पे चल रही है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी समझा दूं। मार्केट 19,650 पे चल रही है इस वक्त, और आपने 19,550 का कॉल देखा और वो 100 रुपए का चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 100 रुपए, एग्जैक्ट 100 रुपए। क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है? टाइम वैल्यू और कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू है? नहीं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं। ये पूरी की पूरी एक इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी, वो कि 100 रुपए, जो कि ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ आपको एक थीटा वैल्यू जरूर मिलती है। मैं आपको यहाँ पे, कहाँ गया हमारा ऑप्शन चेन, ये देखो, यहाँ पे समझाता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये 19,500 है। 19,500 का जो पुट है, इसके आउट ऑफ द मनी में मैं आपको बताना चाहूँ, आउट ऑफ द मनी में ये रहा, देखो 19,400, सॉरी, ये रहा 19,400, कितने का? 48 रुपीज का। 19,500 पे मार्केट ऑलरेडी चल रही है, मतलब मार्केट निकल चुकी है ऊपर की तरफ। 19,400, 300, 200, 100, ये सारे आउट ऑफ द मनी में आते हैं, तो इनकी वैल्यू एक्चुअली में 0 हो जाएगी एक्सपायरी के दिन। तो इस वक्त ये 48 रुपीज क्या कहलाएगा? ये 48 रुपीज एक टाइम वैल्यू कहला रहा है, जो कि धीरे धीरे पर डे के हिसाब से डिके होता रहेगा और अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन द मनी में अगर आपको दिखाऊं कि 19,700 जो है, 19,700 की कीमत 194 रुपीज है, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपीज। मार्केट इस वक्त 19,550 पे है, 19,550 पे है इस वक्त। 19,550 और 700 के बीच का जो डिफरेंस है कितना होता है? 150 रुपए। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी 19,700 के पुट की? 150 रुपए। इसकी नॉर्मल वैल्यू विदाउट टाइम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 150 रुपए। ये है 194 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इसमें ये जो 44 रुपए है वो क्या है? ये 44 रुपए एक्स्ट्रा है, जिसको हम टाइम वैल्यू कहते हैं। तो एक प्रीमियम कैसे बनती है किसी भी स्ट्राइक की? प्रीमियम सॉरी प्रीमियम इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये दोनों को मिला के प्रीमियम की वैल्यू बनती है। और जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं जो थीटा के पीछे पड़े रहते हैं, वो बेसिकली इस टाइम वैल्यू को अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसके साथ बनी ही रहेगी, क्योंकि वो तो डिफरेंस से क्रिएट होती है। कितना डिफरेंस है स्ट्राइक्स के बीच में और मार्केट के बीच में, मार्केट और स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वही इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करता है, जो कि एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिलती है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी सब 0 हो जाते हैं, सिर्फ इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, अदरवाइज बाकी सब 0 हो जाता है। तो और जो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ऊपर की एक्स्ट्रा जितना भी पैसा होता है, वो सारा का सारा टाइम वैल्यू कहलाता है, और इसी के पीछे पूरी दुनिया मरी जा रही है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया प्रीमियम कैसे क्रिएट होता है। प्रीमियम इतना सा होता है, इंट्रिंसिक प्लस टाइम। टाइम के पीछे हम मरे जा रहे हैं, हम टाइम को कमाना चाहते हैं, कैसे भी गलगला के 0 हो जाए, तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी 0 करने में पड़े रहते हैं। स्ट्रैंगल बेचना है, स्ट्रेडल बेचना है, स्ट्रेडल मतलब एट द मनी बेच रहे हो, स्ट्रैंगल मतलब आप आउट ऑफ द मनी बेच रहे हो। सिंपली इसी पे सब कुछ टिका हुआ है, और यहीं पे सब 0 करने के चक्कर में थीटा डिके खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एंड दिस इज फ्रॉम वेयर प्रीमियम वैल्यू क्रिएट्स। ओके, इन प्रीमियम को कैलकुलेट करने का बैकग्राउंड का जो प्रोसेस है, वो ब्लैक एंड सोल्स मॉडल यहाँ पे समझा के कोई सेंस नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको बेसिक समझ में आ गया कि प्रीमियम दो चीजों को मिला के बनता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट, प्लस टाइम वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका सम आ जाएगा, वो कहलाएगा आपकी प्रीमियम। ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, और आप एक ऑप्शन सेलर हो, इन दोनों को किन स्ट्राइक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको किन स्ट्राइक्स में ज्यादा फायदेमंद बनने के ऑप्शंस हैं? चलिए पहले मैं आपको देखो एक नॉर्मल कहानी सुनाता हूँ। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि इफ़ यू आर न्यू ना, और आपको चीज़ें या कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप कई बार यहाँ पे हार मानोगे और कई बार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको पहले अपनी कहानी बताता हूँ। बिगिनिंग के टाइम पे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शंस की जर्नी बोल लो, बिगिनिंग के टाइम पे सिंपली मेरा ये था
कि हम ना हमेशा से सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इन पे बहुत ध्यान देते हैं और इन्हीं के बारे में पढ़ते रहते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि व्हेन यू आर गुड एट इट और आपको ये चीज़ें पता होती हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ थी। एक टाइम था कि मुझे ऐसा था कि मैं प्राइस एक्शन और चार्टिंग के तौर तरीके से अपना एक बायस क्रिएट कर सकता हूँ, और मैंने वो बायस क्रिएट कर लिया। इमेजिन वो मेरा बायस क्या था, इमेजिन क्या, वो तो ऑब्वियसली वही सेम ही चीज़ थी। बायस ये हो गया कि मैं अल्ट्राटेक सीमेंट, मेरा एक अच्छा स्टॉक हुआ करता था, एक फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, उसमें मेरा एक बायस आया एक बार ऐसे ही कि ये अब ऊपर जाने वाला है और यहाँ से ये 200 से 300 रुपए ऊपर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इसमें पैसे कमा सकता हूँ अच्छे, वो भी उस टाइम पे जब लेवरेज प्रोडक्ट चलते थे और ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता था, इवन फ्यूचर्स में भी बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता था। बहुत कम पैसों में आप लॉट्स को बेच सकते थे, और खरीदना तो चलो प्रीमियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग समझ लो 3200 रुपए के आसपास चल रहा था, 3200 रुपीज के आसपास वो चल रहा था, और मैंने 3400 रुपए का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, ठीक है। लगभग 20 या 21 तारीख हो रही थी महीने की, 20 या 21 तारीख, और 28 या 29 तारीख को ये एक्सपायर होने वाला था। अब क्या हुआ कि मैंने बाई तो किया, और बाई करते हुए मैंने लगभग 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए का इसको बाई किया। और प्रीमियम प्रीमियम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने इसको बाई किया। मार्केट नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव गई, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, आई वॉज फाइन टू इट, और मैंने उसको फिर होल्ड किया क्योंकि अभी भी ये नीचे नहीं गया, मेरा ऐसा नहीं लगा। नेक्स्ट डे मार्केट 3280 पहुंच गई, ठीक है। मुझे जो मेरा बैलेंस है, जो मैंने बाई कर रखा है ऑप्शन, उसमें अभी भी कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मे बी 2-4 हज़ार 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, वो अभी भी फ्लैट का फ्लैट ही दिख रहा है मुझे। उसके बाद मैंने देखा एक दिन और बीत गया, मार्केट अभी भी फ्लैट है। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी आ गई, एंड देन मंडे के दिन जब मार्केट खुला तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला 3320 के आसपास, मुझे अभी भी प्रॉफिट नहीं है। ये सिनेरियो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और मार्केट मेरे मतलब एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी तक आ गया, और मार्केट 34,000 भी पहुंच गया, 3200 से 3400 भी पहुंच गया विद इन 6 डेज पीरियड, विद इन 5 डेज पीरियड। और उसके बावजूद मुझे लॉस हो गया। हाउ? मेरा बायस ठीक था, मार्केट ऊपर ही गया, सब कुछ हुआ, बट फिर भी मुझे लॉस हो गया। यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दी। मैंने पहली बात तो एक लालच दिखाया। क्या लालच? वो था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी किस ऑप्शन की ले सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए। मैंने वो ऑप्शन चुना जिसकी कीमत कम थी। मैंने ये दिमाग लगाया ही नहीं उस टाइम पे, एक्चुअली ये दिमाग था भी नहीं कि ऑप्शंस को जिस स्ट्राइक पे बाई करते हैं उस हिसाब से काम करता है। अगर मैं ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में जाऊंगा तो मार्केट के मूव करने के बावजूद मुझे कोई सेंसिटिविटी ऑफ डेल्टा नहीं मिलेगी और मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये चीज़ मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ इसमें था ना कि यार कॉल तो बढ़ेगा अगर मार्केट ऊपर आएगी, बट मैं ये भूल गया हर कॉल नहीं बढ़ेगा लक्ष्मण। आप समझ रहे हो? सिर्फ वो कॉल्स बढ़ेंगे जिनका डेल्टा सपोर्टिव है मूवमेंट के लिए। अभी मैं आपको डेल्टा वगैरह बताने वाला हूं। जिनका डेल्टा सपोर्टिव है मूवमेंट के लिए सिर्फ वही बढ़ेंगे, ना कि सब। तो वही मेरे साथ यहाँ पे हुआ। तो आपको मैं आज जस्ट एक टिप बता रहा हूँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो प्लीज डोंट ब्लाइंडली बाई एनी टाइप ऑफ आउट ऑफ द मनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप ज्यादा बाई कर सकते हो। आप कम बाई करो। कम बाई कैसे? मैं अगर आउट ऑफ द मनी में जाऊंगा ना तो मुझे कम पैसे लगेंगे, कम प्रीमियम लगेगी। आपने अभी देखा, मैंने ऑप्शन चेन आपको दिखाई, जो इन द मनी उनका पैसे ज्यादा है, बिकॉज वो इन द मनी है, क्रीम है। जो आउट ऑफ द मनी में है वो चीप है। चीप मतलब कम पैसे के हैं, तो आपको कम पैसे लगेंगे। आप ये मत सोचो आप कम पैसे लगेंगे, बट आप ये सोचो कि अगर आप पास में रहोगे तो आपका जो डेल्टा का मूवमेंट है मार्केट के साथ वो सेंसिटिव ज़्यादा होगा, और जो मार्केट मूव करेगी उतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो सिंपली अगर आप एक ऑप्शन बायर, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप नियर इन द मनी, नियर इन द मनी मतलब जस्ट इन द मनी, जो आपको सही लगे आप उनकी बाइंग किया करो, और या फिर एट द मनी, ठीक है। इसके अलावा आउट ऑफ द मनी में जाके बाइंग करना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड मॉनिटरी थिंग्स, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो थीटा डिके बहुत तेज काम करेगा। इन द मनी में थीटा डिके, थीटा टाइम वैल्यू थोड़ी लो होती है, जो कि डिके भी उसी हिसाब से होती है, और आपको यहाँ पे जल्दी फील नहीं होगा। एट द मनी में आप हो तो एटलीस्ट मूवमेंट के साथ आपके पास 0.5 डेल्टा होगा, तो आप मूवमेंट के साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमा लोगे। बट अगर आप आउट ऑफ द मनी में हो ना, तो मैं इस चीज़ की गारंटी आपको नहीं दे पाऊंगा कि मार्केट मूव होने के बावजूद भी शायद आप कुछ प्रॉफिट बना पाओ, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं कुछ प्रॉफिट नहीं बना पाया और यहाँ पे इवन लॉस हुआ। सेम चीज मैं सेलिंग के लिए आपको बताना चाहूंगा। सेलिंग में देखो, उसके फेवर में जाओ ना
जो देखो, अगर आप बायर हो तो आपको वैल्यू चाहिए, आपको जीरो वैल्यू नहीं करनी ना। तो सिर्फ कौन से स्ट्राइक्स हैं जो जीरो नहीं होती हैं? इन द मनी स्ट्राइक्स। तो अगर आप एक बायर हो तो उन स्ट्राइक्स को चुनो जो जीरो नहीं होती हैं, जो कि है इन द मनी। अब मैं सेलर की बात करूं, सेलर को हाईएस्ट कौन सी स्ट्राइक चुननी चाहिए? जिनके चांसेस टू गो जीरो है। ऑब्वियस ना, मतलब जिसके चांसेस टू गो जीरो हैं, मतलब कि सेलर्स को आउट ऑफ द मनी और एट द मनी भी जीरो हो जाता है, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप चाहते हो वो जीरो हो जाए, और जीरो कौन से होते हैं? आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। सिंपल। बाइंग मतलब आप चाहते हो उनकी वैल्यू हो, तो इसका मतलब है इन द मनी। क्लियर? एट द मनी आपको जल्दी से एग्जिट करना है। अगर आपने पैसे कमा लिए हैं, नहीं कमाए हैं तो आप वैसे भी एग्जिट कर जाओगे ऐसे लेके। बट अगर मार्केट आपकी साइड चली गई तो ये एट द मनी इन द मनी बन जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बाइंग मतलब इन द मनी की बाइंग, इन द मनी मतलब बहुत अंदर नहीं, मतलब ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। सेलिंग मतलब आउट ऑफ द मनी एट द मनी, जो जीरो होने वाले हैं। क्लियर? खत्म। यहाँ तक हम पहुँच गए। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस में स्ट्राइक क्या होती हैं, ऑप्शंस टाइप क्या होते हैं, ऑप्शन में स्ट्राइक कौन कौन से, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शंस को बाई सेल कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ हमने जान लिया। अब हम पहुंचते हैं ऑप्शंस के एक बहुत ही इंटरनल पार्ट पे। इंटरनल मतलब आगे चल के जब आप स्ट्रेटजीज क्रिएट करना सीखोगे या ट्रेड करना सीखोगे, उस टाइम पे आपको ग्रीक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस में जो बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले होता है दैट इज बेसिकली ग्रीक्स। अब यहाँ पे ग्रीक्स तो बहुत सारी हैं, ग्रीक्स बहुत सारी हैं, मतलब थीटा, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने जो अल्ट्राटेक का आपको एग्जांपल दिया, मुझे लॉस क्यों हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ थीटा। थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, वीगा हो गया, आईवी हो गई, रो हो गया, मतलब कई सारे हैं। पर इनमें से क्या सब हमें समझना जरूरी है? नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। सब समझने के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ी हुई हैं, आप इनको पढ़ते रह सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। थीटा, डेल्टा और आईवी या वीगा आप कह लो, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, एंड गामा ऑल्सो। बट गामा के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स कहीं नहीं मिलेंगे, पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर ऑप्शन बाइंग के लिए। बनाऊंगा क्या, मैंने बना चुका हूँ। अगर आपने गामा ब्लास्ट की स्ट्रेटजी मैंने सुनी हो, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी है, वो भी गामा का फुल एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं थीटा से सिंपली। तो अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑप्स्ट्रा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने दो चीज़ें करी है। एक यहाँ पे पुट बेचा है, इस एस का मतलब है सेल। मैंने यहाँ पे पुट बेचा है 19,400 का, 48 रुपीज़ उसकी प्रीमियम इस वक्त चल रही है। और मैंने एक 19,700 का कॉल बेचा है, 39 रुपीज़ प्रीमियम उसकी चल रही है। दोनों के दोनों बेचे हैं, एक एक लॉट 12 अक्टूबर की एक्सपायरी के। ठीक है, अब इस वक्त यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर एक्सपायर हो गए ये दोनों एक्सपायर हो गए, जीरो हो गए, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आपको लगभग 3.65% ऑफ योर मार्जिन प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। अब हम चलते हैं इसके ग्रीक्स को रीड करने के लिए। ये गए हम ग्रीक्स में। ग्रीक्स में इस वक्त आपको कितनी चीजें दिख रही हैं? आईवी, डेल्टा, थीटा, गामा एंड वीगा। हम थीटा से स्टार्ट करते हैं। देखो थीटा यहाँ पे है 1282 रुपीज का। 1282 रुपीज मतलब कि सिंपली आप समझ लो कि इसको इस तरीके से लो, क्योंकि कई जगह पे ना ये वैल्यू एक तरीके से समझ लो, ग्रीक्स डेसिमल में भी होता है, कई जगह पे हंड्रेड्स के इनटू में भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आप सिर्फ इतना वैल्यू समझो कि थीटा की वैल्यू ये कहलाती है कि मार्केट अगर स्टेबल रहा, एकदम से एकदम मतलब मूव नहीं हुआ, जहां पे अभी है वैसे का वैसे रहा, और पूरा का पूरा एक दिन कट गया, या फिर टाइम वैल्यू जो डिक्रीज होगी फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी 1200 रुपीज फ्रॉम दिस 4380। इसका मतलब एक दिन भी बीत गया अच्छे से, तो आप यहाँ पे 1200 रुपए का डिके आराम से कमा जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दैट इज थीटा। थीटा मतलब आपके, या एक तरीके से समझ लो बायर के अगेंस्ट में काम करता है। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको थीटा को हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे जरा सी भी गलती हो गई, जरा सी भी सोचने में गलती हो गई, आपने एक्सपायरी के नजदीक कुछ बाइंग कर लिया, ऑप्शन बाइंग, तो ये थीटा आपके अगेंस्ट में रहेगा और ये लॉस आपको हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मुझे मेरे अल्ट्राटेक वाले एग्जाम्पल में हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या है, और गलती बेसिकली कुछ भी नहीं थी, वो ये था कि मुझे थीटा की नॉलेज नहीं थी, थीटा वर्क कैसे करता है। दैट इज द मेन पार्ट। मैं थीटा का यहाँ पे आपको कर्व भी क्रिएट कर देता हूं। ये देखो थीटा ऐसे वर्क करता है, आप समझ लो दिस इज 0 डे। 0 डे मतलब एक्सपायरी के 5 दिन पहले। ये 1 डे हो गया, ये 2 डे, ये 3 डे, ये 4th डे और ये 5th डे। आप यहाँ पे देखो मेनली जो 3 से लेके 5 वाले डेज हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है। तो इसका मतलब आप बचे हुए कब हो? जब आप एक्सपायरी से थोड़ा दूर हो। अगर आप एक्सपायरी के पास हो तो इसका मतलब ये है कि आपको तकलीफ होने वाली है अगर आप एक बायर हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत तेजी से ड्रॉप करेगी
और एक ऑप्शन बायर उस चीज़ को सह नहीं पाएगा अगर आप ओवरनाइट में ऑप्शंस की वैल्यूज को होल्ड करके रख लो या फिर आपने प्रीमियम्स को बाई करके रखा है, आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाओगे। ये सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक तरीके से समझ लो हर जगह आता है। LIC की पॉलिसी में यही चीज़ होती है, बाद में जितना लेट होता जाता है उतना आपके बड़े प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी के तौर पर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं तरीक़ों से बने हुए हैं, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि थीटा की वैल्यू टाइम है। टाइम मतलब ये आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, मतलब बायर के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सेलर के पॉजिटिव में काम करेगा। तो इस वक्त आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है, क्यों? यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, आई एम अ सेलर, मैंने दोनों ऑप्शन को बेचा है, तो ये मेरे पॉजिटिव में काम कर रहा है। मेरे अगेंस्ट में काम कौन करेगा, मेरे अगेंस्ट में काम करेगा सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी, फियर, डर, मार्केट में तेज मूवमेंट, डेल्टा। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको और एक चीज एक्सप्लेन करूं। देखो थीटा, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, थीटा क्या हो गया, टाइम। टाइम के ऊपर किसी का हाथ नहीं चलने वाला है। तो आप अगर सोचो कि आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, कुछ इक्वेशन लगा सकते हो, कुछ इसमें फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट, अगर आपने ओवरनाइट कोई ट्रेड ली है और मार्केट में गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, थीटा उसी तरीके से चेंज हो जाएगा उसी टाइम, और आपको उस चीज में कोई कंट्रोल नहीं है। तो थीटा के ऊपर इतना ध्यान मत लगाओ। थीटा को बस इतना समझ लो कि थीटा इज अगेंस्ट यू इफ यू आर अ बायर, विद यू इफ यू आर अ सेलर। दैट्स इट। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि आप इसमें कंफ्यूजन में ना रहें। ओके, अब वापस आते हैं। वापस आके ना सबसे पहले अब अभी हम समझते हैं डेल्टा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे गेम का। डेल्टा मतलब ग्रीक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो डेल्टा का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेल्टा का मैं एक मीनिंग अगर बताना चाह रहा हूँ, डेल्टा इज सिंपली चेंज इन ऑप्शन स्ट्राइक प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंज होता है तो जो भी आपकी डेल्टा की वैल्यू है उसके मल्टीप्लिकेशन में आपके ऑप्शन की वैल्यू भी मूव करेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें समझाता हूं। हम समझ लेते हैं, ये रहा डेल्टा। मैं डेल्टा डेल्टा की वैल्यू मैं आपको सबसे पहले समझ, डेल्टा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है और 0 इज द मिड ग्राउंड। ठीक है, इसके इस तरफ के सारे जो पॉजिटिव डेल्टाज हैं वो किस तरफ होते हैं, कॉल की तरफ। कॉल की तरफ सारे डेल्टा पॉजिटिव होते हैं, पुट की तरफ नेगेटिव वाले सारे डेल्टा कहलाते हैं। जो इनका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट मतलब -0.5 डेल्टा, ये क्या होता है, ये होता है एट द मनी पॉइंट। क्या होता है ये, एट द मनी पॉइंट। ठीक है, यहां पे प्लस का 0.5 जो होगा वो क्या कहलाएगा, एट द मनी ऑफ कॉल साइड। ठीक है, सिंपल। तो एट द मनी का जो डेल्टा है वो प्लस माइनस 0.5 होता है। -0.5 मतलब पुट साइड, +0.5 मतलब कॉल साइड। 0.5 डेल्टा का मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 0.5 डेल्टा का मतलब क्या, कि ₹1 का मूवमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी ₹1 का मूवमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर प्रीमियम विद 0.5। ₹1 वो गया तो ये 0.5 बढ़ेगा। इसका मतलब अगर आपने एट द मनी का कॉल या पुट बाई किया है जिसकी डेल्टा 0.5 है और मार्केट मूव कर गई ₹100 उसी की साइड में जो आपने बाई किया है, तो उसकी कीमत हाफ से बढ़ जाएगी 0.5 से, मतलब ₹50 वो भी बढ़ जाएगी। अगर ₹100 इंस्ट्रूमेंट बढ़ा है तो ₹50 आपके कॉल की या पुट की कीमत बढ़ जाएगी एट द मनी में, अगर आपने बाई कर रखा है और मार्केट उसी की तरफ अगर गई है तो। चलो फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये देख भी लेते हैं, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो ऑप्शन चेन में गए हम। ऑप्शन चेन में ऑप्शन ग्रीक्स के बाद हम गए, वेट मैं इसमें एक्सपायरी 12 कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे डेल्टा 48 है माइनस का क्योंकि पुट की साइड है, यहाँ पे डेल्टा 51 है प्लस का क्योंकि कॉल की साइड है। ठीक है, 51 और 40 बेसिकली यहाँ पे 100 का इंटू कर दिया गया है। ये 0.5 में नहीं दिखा रहे हैं, बेसिकली ये 0.5 को 50 दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंटू कर दिया गया है। किसने से, 100 से। हाँ 100 का इंटू है बेसिकली यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली ये हो गया 1 से 100, 1 से 100 इधर, 1 से 100 इधर, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने अभी आपको समझाया कि पुट साइड सारा नेगेटिव होता है, सारा का सारा यहाँ पे नेगेटिव आपको दिख रहा है, और जो कॉल का साइड है डेल्टा वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ओके, जो मिड पॉइंट है एट द मनी वो दोनों के दोनों 50 के आसपास होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 50 नहीं बट 50 के आसपास होंगे। ठीक है, अब इतना समझ लो कि अगर मैं 19 कहाँ गया
19,600 का जो कॉल है अगर मैं बाई कर लूँ, जिसका डेल्टा अभी 43 रुपीज़ है 19,600 का, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ 100 पॉइंट आ गई तो इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 43.24 रुपीज़। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, चलो बाई ही कर लिया है, मैं एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 43 रुपीज़ का 19,600 का कॉल बाई किया है, ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसे क्यों लें, हम लेते हैं डायरेक्ट मार्केट में चल के। ये लो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी इस वक्त चल रहा है 44,200 पे, 44,200 पे मार्केट चल रही है, और मुझे लगता है कि मार्केट 44,400 आ जाएगी, 44,400 मार्केट आ जाएगी, और मार्केट अभी 44,200 पे चल रही है, 44,200 पे चल रही है। तो एट द मनी क्या हुआ, 44,200, मतलब 0.5 डेल्टा इसका होगा, और मुझे लगता है 44,400 का जो कॉल है वहां तक मार्केट पहुंच जाएगी। तो अभी हम ऑप्शन चेन में देखते हैं किसकी, बैंक निफ्टी की खोल लेते हैं, ठीक है, और 44,400 का कॉल ये रहा, देखो 44,400 का कॉल इस वक्त है 205 रुपए का, और 40 डेल्टा चल रहा है, ठीक है, ये है इस वक्त 205 रुपए का, 200 ले लेते राउंड फिगर, और 0.4 का डेल्टा चल रहा है, मतलब 40 का डेल्टा चल रहा है, इसका पॉइंट हटा देते हैं। मतलब मार्केट अगर मैंने 44,400 का कॉल बाई किया और मार्केट इस तरफ को 100 पॉइंट मूव करती है तो ये भी 40 पॉइंट बढ़ जाएगा और ये 240 रुपए हो जाएगा, करेक्ट। तो चलो मेरा जस्ट एक आपसे क्वेश्चन है कि मान लो मार्केट 44,400 पहुंच गई है, अब मुझे बताओ कि इस वक्त उस प्रीमियम क्या होगी उस 44,400 के कॉल की। नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.4 का डेल्टा है, मार्केट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो ट्रेवल करना पड़ा वो हुआ 200 पॉइंट, 200 पॉइंट अगर इसने मूव किया है तो 40 और 40 करके 80 पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा हमारा कॉल। तो 200 रुपये का ऑलरेडी है, 200 रुपये प्लस 80 रुपये, ये हो गए 280 रुपये हो जाएगा अगर मार्केट 44,400 पहुँच गई। क्लियर, मतलब एज पर द डेफिनेशन वी आर राइट, पर ये आंसर गलत है, ये आंसर सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे डेल्टा को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसमें दुनिया भर के सारे फैक्टर इन कर जाते हैं। पहला तो ये है कि जब 44,200 पे था और ये 44,400 पे, तब ये 0.4 का डेल्टा था ना। जब ये 44,300 पे आया होगा ना तब इसका डेल्टा 0.45 हो गया होगा। जब ये 44,400 पे आया तो इसका डेल्टा 0.5 हो गया है। तो ये उसी दर से बढ़ेगा, ना कि पुराने 0.4 की दर से बढ़ेगा जो पहले था। दूसरा, इसको 44,200 से 44,400 जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि पर डे का टाइम डिके भी तो कम हो रहा होगा ना। ये 200 रुपये जो है हमने इसको कैसे मान लिया 200 ही रहेगा, ये पर डे ये भी तो घट रहा होगा ना। एक दिन गया तो शायद ये 180 बचा, दूसरे दिन गया तो क्या पता 160 ही बचा, फिर 160 और ये 80 हमने ऐड भी कर दिए तब भी हम 230 ही पहुंचे। मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच भी गया तब भी हमें सिर्फ 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इवन मार्केट ट्रेवल 200 पॉइंट्स। क्लियर। ये कब हुआ ये भी डिपेंड करता है, एक्सपायरी के नज़दीक हुआ या एक्सपायरी के बाद हुआ, ये मतलब इतने फैक्टर्स है ना। इसी वजह से क्या होता है कि हम डेल्टा को एक्यूरेटली किसी एक साइड के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां पे डेल्टा न्यूट्रल इंट्रोड्यूस हो गया। कोई क्यों ही डेल्टा न्यूट्रल के बारे में इतनी बात करेगा, वो इस वजह से क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो बात बात पे डेल्टा कैलकुलेट करे किसी चीज का, और वो बात बात पे सिंगल साइड की बायस में ट्रेड ले। इसी वजह से डेल्टा न्यूट्रल को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड डेल्टा न्यूट्रल इस वक्त ट्रेड की जाने वाली ऑप्शन स्ट्रेटजीज में से, मतलब आप बोलोगे ना नंबर 1, तो वो नंबर 1 पे है, क्योंकि आधा देश, मतलब जहां पे भी ट्रेडिंग होती है ना एक्टिवली, वहां पे डेल्टा न्यूट्रल जरूर ट्रेड किया जाता है एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये इस वजह से भी सक्सेसफुल है क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टू स्ट्राइक्स। कोई कुछ भी बेच रहा होता है, कोई 2 रुपए का बेच रहा है, कोई 5 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 200 रुपए का, कोई इन द मनी बेच रहा है, बट लोग डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो डेल्टा को एक्चुअली में कैलकुलेट करना बहुत टफ है, और आप उसको कब तक कैलकुलेट करोगे यार। इसी वजह से वो क्या चाहते हैं, एक काम करते हैं, कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं, और अगर डेल्टा मिसमैच हो भी गया तो हम उनको न्यूट्रल कर लेंगे वापस से, मतलब सेम डेल्टा की चीजें बार बार बेचते रहेंगे और उसी से पैसे कमाते रहेंगे। इसी वजह से डेल्टा न्यूट्रल की चीज इतनी फेमस है। एंड इसी वजह से मैंने डेल्टा न्यूट्रल को क्या किया, डेल्टा न्यूट्रल को प्योरली मैंने एक प्योर वीडियो बनाया उसके ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए, और मैंने उस चीज़ को फुली एल्गो में भी डिप्लॉय कर दिया है, जिससे मैं उसको एक्टिवली ट्रेड कर सकूं और एक्टिवली मैं उसको मैनेज कर सकूं विद मॉनिटरिंग ओनली। क्लियर है। तो ये रहा पूरा डेल्टा का गेम यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कई लोग यहाँ पे पूछेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल कितना होता है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एक लॉट की पोजीशन से, एक लॉट की पोजीशन में यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है डेल्टा, मैं आपको सिंपली समझा दूँ। डेल्टा न्यूट्रल इज स्टिल -15 से +15, मतलब यहाँ की जो ये जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू अगर एक लॉट की किसी भी ट्रेड के लिए -15 से लेके +15 के बीच में है तो वो डेल्टा न्यूट्रल कहलाएगी। आप उस स्ट्रेटजी को या उस ट्रेड को डेल्टा न्यूट्रल बोल सकते हो। ये ट्रेड इस वक्त कैसी है, ये ट्रेड प्योरली डेल्टा न्यूट्रल है। तो अब हम यहाँ पे ना बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि है वीगा। वीगा मतलब यहाँ पे हो जाता है वॉलिटिलिटी। तो मैं आपको जो लास्ट ग्रीक है उसको वीगा समझाना चाहता हूँ। वीगा मतलब वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी में हमें बस इतना समझना है कि वॉलिटिलिटी का गेम काम कहाँ आता है। वॉलिटिलिटी मतलब हो गया कि फियर का इंडेक्स समझ लो आप वॉलिटिलिटी को। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, फियर बढ़ेगा, तो प्रीमियम बढ़ेगी, प्रीमियम का प्राइस ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप बूढ़े हो चुके हो और आपका मरने के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं और आपको बीमारियां ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे आप अपने प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा पे करते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को। वैसा ही यहाँ पे होता है, जब फियर ज़्यादा होता है तो उस वक्त आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं फॉर द हेजेस, फॉर द अगेंस्ट बाइंग। तो सिमिलरली ऑप्शन के प्रीमियम्स भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। क्लियर? अब चलो हम यहाँ पे समझते हैं वीगा के थ्रू कि आप कैसे किसी स्ट्रेटजी को समझोगे कि वो आपके लिए कैसा बिहेव करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये भी सेल है, ये भी सेल है, मतलब दोनों ऑप्शंस को आपने सेल कर रखा है। आप यहाँ पे देखो आपका वीगा नेगेटिव है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या चाहती है, आपकी स्ट्रेटजी वीगा शॉर्ट है। वीगा शॉर्ट मतलब हम चाहते हैं कि वॉल्टिलिटी घटे। क्लियर है? अब मैं चलता हूँ यहाँ पे पे ऑफ चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या चाहती है कि वीगा घटे, करेक्ट। तो अब हम नीचे गए और ये रही देखो आईवी, मैं आईवी को घटाता हूँ, आपकी स्ट्रेटजी को प्रॉफिट में आना चाहिए। ये मैंने आईवी को घटाया -20। अब ये देखो आप बिना मतलब का आप लगभग 591 रुपीज के प्रॉफिट में आ चुके हो। ये ब्लू बॉक्स में आपको दिख रहा होगा राइट नाउ T+0 का प्रॉफिट 591 रुपीज के आप प्रॉफिट में आ चुके हो बिना किसी मूवमेंट के। मार्केट ने मूव भी नहीं किया, जस्ट वॉल्टिलिटी घट गई है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड थी, ये जो आपने लेग्स बेच रखे हैं, ये वॉल्टिलिटी नेगेटिव को सपोर्ट करते हैं। एंड अगर इसी के अगेंस्ट में मैं वॉल्टिलिटी को बढ़ा देता तो क्या होता? ये वीगा नेगेटिव स्ट्रेटजी है, इसका मतलब अगर मैं वॉल्टिलिटी को बढ़ा देता तो आपको लॉस होगा बिना किसी मतलब के। इवन मार्केट ने मूव नहीं किया तब भी। ये देखो T+0 में आपको 800 रुपए का लॉस हो रहा है, इवन मार्केट डिड नॉट मूव अ सिंगल पॉइंट। T+0 में आपको 890 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वीगा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉइंग योर स्ट्रेटजी। आप मार्केट के तौर तरीके के हिसाब से अपने ग्रीक्स में या वीगा को चुन सकते हो। इस वक्त अगर मैं जाऊं और बैंक निफ्टी को देखूं, तो बैंक निफ्टी में मैंने ये डेली चार्ट खोला, मैं जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ। ये डेली चार्ट मैंने खोला और यहाँ पे मुझे लग रहा है यार कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अभी बिल्कुल बेस में हम खड़े हैं इस जगह पे। ये मतलब वैसा बेस है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस भी करे या तो यहाँ से क्रॉस कर दे, बट ये एक चॉपीनेस एरिया है, यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएटेड रह सकती है और मार्केट यहाँ पे जिगजैग मूव कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मूव जल्दी से आने के चांसेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीगा नेगेटिव ट्रेड बना सकता हूँ, बस मुझे इतना सोचना था। मैं यहाँ से गया, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और देखा अच्छा मेरा वीगा नेगेटिव है, कूल, मेरी स्ट्रेटजी काम कर सकती है। मतलब आपको चार्ट को और वॉल्टिलिटी को एक साथ लेके चलना है, शायद आपके जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही अगर आपको लगता है कि यहाँ से यार मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, 43,800 को ब्रेक कर दिया है, अरे यार मार्केट अब ट्रेंडी हो सकती है, वॉल्टिलिटी को शॉर्ट करके शायद मुझे मजा ना आए, क्योंकि शॉर्ट करूंगा वॉल्टिलिटी शायद बढ़े मार्केट गिरने की वजह से और मुझे लॉस हो जाए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो सिंपली आपको बस वीगा का यूज कैसे करना है, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे स्ट्रेटजी बिल्डर पे आओ, अपनी ट्रेड यहाँ पे डालो, देखो आपका वीगा क्या दिखा रहा है, क्या ये वीगा आपके चार्ट एनालिसिस के बायस के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो इट्स फाइन, अदरवाइज यू कैन चेंज इट। अब जैसे क्या है, मैंने देखो यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है तो वीगा नेगेटिव है, अगर मैं इन्हीं दोनों को बाइंग कर दूं, बाई कर दूं दोनों ऑप्शन को, तो क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन मैंने बाई कर दिए, ये सेम वीगा पॉजिटिव हो गया, मतलब अब ये वॉल्टिलिटी के साथ चलेगा, मतलब अब ये मेरी स्ट्रेटजी का साथ देगी अगर वॉल्टिलिटी बढ़ी। चलो अब देखते हैं, ये रहा पे ऑफ ग्राफ उल्टा हो गया। अब मैं वॉल्टिलिटी को बढ़ाता हूं, ये मैंने वॉल्टिलिटी 20 बढ़ा दी, ये देखो बिना कुछ किए मुझे T+0 में 890 रुपए मिल रहे हैं, सिंपल। इसी के अपोजिट में अब अगर इसमें मैं वॉल्टिलिटी घटाऊंगा, ये देखो 20 मैंने माइनस कर दी, तो अब ये देखो यहाँ पे बिना किसी मतलब के मेरे 580 रुपए का लॉस हो रहा है मुझे। तो
आप यहाँ पे क्लियरली समझ गए होगे कि वीगा का मतलब सिंपल क्या है। वीगा सिंपली आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करती है। आपको स्ट्रेटजी चुननी है, वीगा पहले ही देख लो। आपका जो भी बायस कहता है, मेरा बायस कहता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडी हो जाएगी तो वीगा पॉजिटिव बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगी, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं वीगा को शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट वीगा ट्रेड्स बनाऊंगा, सिंपल। और फ्लैट वीगा ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे वॉलेटिलिटी को हम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब वीगा न्यूट्रल कर देते हैं, वो स्ट्रेटजी कहलाती है। जहाँ पे हम ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के फेवर में जाना चाहते हैं, ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी को शॉर्ट करना चाहते हैं। दोनों सिनेरियोज में हम न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो न्यूट्रल क्या कहलाएगा, सिंगल लॉट के लिए वीगा -250 या +250 वीगा इज सिंपली अ न्यूट्रल वीगा, और आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। आपने उसमें वीगा का कोई ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। बट मैं हमेशा ही बोलूंगा कि ये वो चीज़ है जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं नहीं चाहता आप इस चीज़ को इग्नोर करो। आप हमेशा वीगा को इंक्लूड करके चलो अपनी ट्रेडिंग में, आप हमेशा सफल रहोगे। ये कुछ ना कुछ आपको बेहतर एज ही देगा आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि वॉलेटिलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जैसे जैसे नए नए लोग बढ़ते जा रहे हैं, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और आपको उसको टैकल करना जरूर आना चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर में सीखा ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, स्ट्राइक्स क्या होती हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्राइक्स कौन सी अच्छी होती हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि ग्रीक्स क्या होते हैं, ग्रीक्स में डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वीगा क्या होता है। ये तीनों चीज़ें हमने देखी, और इस वक्त हमने ऑलमोस्ट कॉल और पुट के बारे में चीज़ें यहाँ पे समझ ली। हमने स्ट्राइक्स को भी देखा, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि यू आर गुड टू गो फॉर द स्ट्रेटजीज। अब यहाँ से हम थोड़ी सी ऑप्शन बाइंग और थोड़ी सी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज को धीरे 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 सीखना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर से करने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो चैप्टर को लाइक जरूर करना, और चैनल में अगर आप पहली बार वीडियोज को देख रहे हो तो वीडियोज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू आर नॉट इन टेलीग्राम, ये टेलीग्राम चैनल है अपना, यहाँ पे मैं नॉर्मली चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, कौन सी ट्रेड चल रही है, क्या नहीं चल रही है, चैप्टर के वीडियोज, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर रिलेटेड टू इंट्राडे। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट थोड़े टाइम में मैं यहाँ पे बराबर एक्टिव रहूँगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इंट्राडे रिलेटेड और एल्गो रिलेटेड। मैंने अपनी एल्गोज को भी डिप्लॉय कर दिया है और उनके भी मैं स्टेटस आपको यहाँ पे बताता रहा करूँगा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट चैप्टर जरूर हाजिर होगा वापस से। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।